इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम जो अर्ली मिडिवल पीरियड इसकी इकोनॉमी इस पे हम बात करेंगे। तो जो धर्मशास्त्रा और जो पुरानाज मतलब जो टेक्स्ट्स हैं उनमें दान यानी गिफ्ट की बड़ी इम्पोर्टेंस इस बारे में लिखा गया है। तो नेचुरली जब रिलीजियस सैंक्शन किसी चीज़ को मिलती है फिर उसको बड़ा चढ़ा के मतलब उस पर काम किया जाता है। अब आप देखिए कि इनमें दान यानी जो गिफ्ट है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से गिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन सबसे बेहतर गिफ्ट यहाँ इनमें लैंड मतलब ज़मीन सबसे बेहतरीन एक तोहफ़ा या गिफ्ट थी। तो इसमें अगर आप देखोगे कि गिफ्ट में जब लैंड दी जाती थी तो इसमें हम पढ़ते हैं ब्रह्मदया। तो धर्मशास्त्राज में यही मतलब इनको फॉलो करके ये लिखा गया है कि जो मतलब रूलिंग फैमिलीज थी या किंग्स थे वो ये ज़मीन ब्राह्मण्स को देते थे ऑन डिफरेंट ओकेजन। मिसाल जंग में उनको कोई विक्ट्री हासिल हुई हो तो अब उनको ये लैंड देते थे। अब इनको एग्जामेशन दिया जाता था कि आप टैक्स पे ना करें या इसी तरह से मतलब हमारे रॉयल ट्रूप्स इसमें इंट्रूजन इसमें दाखिल नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ ये जो ब्रह्मदया ये मतलब ज़मीन या विलेजेस जो आप समझे इसमें ये नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणस ही मतलब वो इनहेबिटेंट्स थे यानी एक्सक्लूसिवली ये ब्राह्मणस के लिए था, बल्कि कल्टीवेशन के लिए नॉन ब्राह्मणस को वहाँ पे लगाया जाता था। तो या तो ये सिंगल ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण को दिया जाता जिसको एक बोगा, या फिर जो ग्रुप गणब होगा यानी अगर आप मुख्तलिफ एक ग्रुप है ब्राह्मणस का उनको ये लैंड दी जाती। तो मोस्टली जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उसको लिखते हैं कि इट वाज टू ब्रिंग वर्जिन लैंड अंडर कल्टिवेशन, और इसी के साथ ये लैंड उस जगह दी जाती थी जहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज़ थी। अब इसमें एक और किस्म मतलब देवदाना ग्रांट्स। तो देवदाना ये टेम्पल को दिया जाता था यानी जो डेटी देव जहाँ पे होता है उसको ये दिया जाता था। या तो ये एक प्लॉट यानी ज़मीन का हिस्सा होता था या फिर एक होल विलेज उनको दिया जाता है। मोस्टली साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पे बात मतलब होती है, और इसके साथ साथ सेक्युलर ग्रांट्स भी दिए गए। अब हमें ये समझना है कि लैंड ग्रांट्स की शुरुआत ये कब हुई थी। तो इसमें वैदिक पीरियड में भी मतलब प्रीस्ट्स उनको श्रोतिया मतलब उनको ये पहले ये ग्रांट्स दिए जाते थे। उसके बाद ये टेम्पल प्रीस्ट्स और फिर बुद्धिस्ट और जैन इन सबको दिए गए। तो क्रोनोलॉजी इसकी ये है कि फ्रॉम 4th to 5th सेंचुरी ये मोस्टली सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न दक्कन और आंध्रा रीजन इसमें ये ग्रांट्स दिए गए। फिर आप 5th से 7th सेंचुरी को लीजिए तो आप ईस्टर्न यानी बिहार उड़ीसा और वेस्टर्न जो गुजरात राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पे ये दिए गए। 7th 8th सेंचुरी में यही तमिल जो नाडु का और कर्नाटका का जो एरिया है यहाँ पे ये ग्रांट्स दिए गए। 9th सेंचुरी में केरला में दिए गए, और फिर 12वीं सदी तक होते हुए ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये ग्रांट्स दिए गए थे। शायद उसमें पंजाब नहीं आता है यानी वहाँ पे ये नहीं दिए गए थे। तो अब जब लैंड ग्रांट्स को आप समझे तो उसकी वो जो जब हम इस पे बात करते हैं तो दो तरह की सोच है। एक पे तो हम बात कर चुके हैं कि फ्यूडल मतलब जो फ्यूडलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं, RS शर्मा है, यादव है, झा है, एट्सट्रा जो बड़े इसके प्रोपोनेंट्स फ्यूडलिज्म के रहे हैं। तो उनके यहाँ इसकी मतलब पहले ही हम डिस्कस कर चुके इसका फॉल आउट इंडिया पे क्या रहा। तो इससे यहाँ पे मतलब उनके हिसाब से जब ये लैंड ग्रांट्स दिए गए तो इससे यहाँ रूरलाइजेशन हुई। अब रूरलाइजेशन क्योंकि ये मोस्टली एग्रेरियन था लिहाजा इस मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रांट्स में दिए गए, तो जो क्राफ्ट्स थे वो साइड लाइन हो गए। अब जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट बन गए, यानी अब क्राफ्ट्स भी खत्म हो रहे थे और विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट बन रहे थे। ये इट कॉपुलेट विद यानी इसी के साथ जो रोमन एम्पायर के साथ इंडिया का ट्रेड था वो डिक्लाइन हो रहा था। अब इससे अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन आ गया, और जब ये अर्बन डिक्लाइन यानी ट्रेड डिक्लाइन आ गया इसके साथ साथ मेटलिक करेंसी की मतलब जो वो कमी आ गई थी यानी कॉइनेज की कमी आ गई थी। इससे विलेजेस में एक सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी। तो ये जिस तरह वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल मॉडल की वो बात करते हैं इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो देखिए अब इसमें मतलब जो बात समझने वाली है कि जो RS शर्मा, DN झा, यादव एडस्ट्रेट से इन्होंने इस पे बात की कि लैंड ग्रांट से क्या असर यहाँ पे हुआ, और इस व्यू को काउंटर किया गया। आप DC सरकार को देखिए, हरबंस मुखिया को देखिए, इस पे हम बात कर चुके हैं।
तो अब आप देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि मतलब एक ट्रेड का डिक्लाइन होता है, एक मतलब एक मेटेलिक करेंसी की एब्सेंस है, इसी के साथ साथ वहाँ पे मतलब अर्बन डिअर्बनाइजेशन हो गई, इस तमाम को काउंटर कर रहे हैं बाकी हिस्टोरियंस। तो वो इसमें बुनियादी तौर अगर हम इस पे बात करेंगे कि लैंड ग्रांट्स मोस्टली दिस आर गिवन इन अनकल्टिवेटेड एरियाज, यानी यहाँ पे अभी जमीन को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था उन्हीं एरियाज में, टू ब्रिंग दिस वर्जन लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो इस वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया लैंड ग्रांट्स से, यानी ग्रांट्स अनकल्टिवेटेड लैंड पे दिए गए थे और जहाँ पे फिर इससे एक्सपेंशन होता है। और वो फिर दे इन्वोक अरब हिस्टोरियंस या कोट अरब हिस्टोरियंस की दे स्पीक ऑफ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड, यानी अरब हिस्टोरियंस जो इस पीरियड में लिखते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बिल्कुल फ्लोरिश कर रहा था। तो एग्रीकल्चर मोस्टली ये वही था, यानी ऑक्स ड्रिवन, इसमें वही प्लो का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बैल लगाए जाते थे। अब जब इस पे कि एग्रीकल्चर कैसे होता था, तो नेचुरली इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट इरिगेशनल फैसिलिटीज। तो इसमें अवंती वर्मन को आप देखते हैं कि अवंती वर्मन यहाँ सुया ने वो जो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे वो जो मतलब वितास्ता में जो काम किया था, जहलिम को साफ किया था, फिर इसको डाइवर्ट किया था पूरा जहलिम को। इसके साथ साथ कोई मतलब हमें एक राजापाल, एक कुरकिंग मिलता है जिसने इरिगेशन पे काम किया। लेकिन इस पीरियड में जो उसको अर्गहट्टा जो बाद में जिस पे एक डिबेट है कि या ये मतलब टर्कस ने अपने साथ लिया, जिसको पर्शियन व्हील कहते हैं, या इसी टाइम में मौजूद था, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता। और देयर इज आल्सो रेफरेंस टू वापी स्टर्ब्ड विलेज। तो दिस ऑल स्पीक्स अबाउट द इरिगेशनल फैसिलिटीज, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज नॉट पॉसिबल, यानी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन वाज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस इरिगेशनल फैसिलिटीज। अब जब ये यानी इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर में हुई, सीडेंटरी फार्मिंग जब इम्प्रूवमेंट हुई, तो नेचुरली इट रिजल्टेड इन कैश क्रॉप्स, यानी शुगर। इस पे हमें यहाँ पे एविडेंस मिलती है कि इसको यानी प्रोसेस यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे किया गया था। इसी तरह से ऑयल मेकिंग एक्स्ट्रा। सिमिलरली जो टेक्सटाइल यानी मतलब एक बड़ा कारोबार यहाँ का था, एक बड़ा जिसपे एक तबका लगा हुआ था, दैट कंटिन्यूड। तो ये एक मतलब एक बात यहाँ पे होती है कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के साथ साथ यहाँ पे फिर उसके बाद टेक्सटाइल, फिर ऑयल मेकिंग एटसेट्रा, यानी और सिमिलरली क्राफ्ट्स की भी हमें इसमें एविडेंस मिलती है जो कि एंशिएंट से यहाँ पे चले आते हैं। अब आप देखिए जिस व्यू को हम बात करना चाहते हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की व्यू है रिगार्डिंग दिस फ्यूडल इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हिस्टोरियंस हैव ब्रॉट फॉरवर्ड दैट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ मार्केट सेंटर्स, यानी ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे वो प्रेजेंट थे यहाँ पे इस पीरियड में भी। अब आप देखिए यहाँ पे मतलब हमें मार्केट्स मिलते हैं, हट्टा या हटिका, जिसको के मतलब प्रेजेंटली जिस तरह अड्डाज होते हैं, ये हमें यहाँ पे मिलते हैं जिनमें कारोबार होता है। फिर मंडा पिकाज, यानी हमारे यहाँ जो आजकल मंडी सिस्टम है, तो इसकी एविडेंस जो कवर्ड पवेलियन मिलता है, तो इसकी एविडेंस भी इस पीरियड में हमें जो मॉडर्न मंडी। इसी तरह से फिर पेंथा जिसको कि मार्केट सेंटर था साउथ में, इसकी एविडेंस भी मिलती है। फिर जो तमिलनाडु है उसमें नगारम मतलब लोकल लेवल मर्केंट ये जो मर्केंटाइल सेंटर था, ये भी इसमें मिलता है। तो ओवरऑल जो वो बात करते हैं कि ट्रेडिंग सेंटर्स डिक्लाइन इनका हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं, बिकॉज द एविडेंस इज दैट दिस ट्रेडिंग सेंटर्स वर प्रेजेंट इन डिफरेंट, जिस तरह मैंने नाम लिया कि यहाँ पे हटिका, फिर मंडापिका, इसी तरह से पेंटा, फिर नगारम एटसेट्रा। अब यहाँ जो गिल्ड्स थे, यानी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये जो क्राफ्ट्समैन बनाते हैं टू प्रोटेक्ट ये मतलब श्रेणी या गोष्ठी, तो इनकी एविडेंस भी मिलती है कि गिल्ड्स वायर जो ये मर्चेंट्स थे या क्राफ्ट्समैन थे, वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे कि टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो इसकी एविडेंस भी यहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ एक और बात जिसमें समझने वाली है, वो जो ट्रेड का डिक्लाइन होता है। अब देखिए, एक तो वेस्ट की तरफ से जो ट्रेड था, जिसको कहते हैं कि रोमन और अरब जो हुन्नाज और उसके बाद टर्कस का इन्वेजन हो गया, तो उसमें डिक्लाइन आ गया था।
बट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, जिसमें आप केन चौधरी को देखिए, तो वो कहते हैं कि सी बॉर्न ट्रेड उसकी तरफ इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का ध्यान ही नहीं गया है। यानी सी बॉर्न ट्रेड वाज फ्लोरिशिंग इन दिस पीरियड। उसमें अरब हिस्टोरियंस की भी मतलब एविडेंस हमें मिलती है। और यहाँ पे भी अगर आप सल्जूक और अब्बासिड के जो जो सल्जूकी पोर्ट थे या अब्बासिड का जो पोर्ट था फुस्तात में, इसी तरह सुल्जूक का था, तो उनमें हमें एविडेंस मिलती है कि ट्रेड वाज गोइंग ऑन। अच्छा, ट्रेड के साथ साथ एक और बात यह है कि एन चौधरी इसमें बात करते हैं सेगमेंटेड वॉवेजेस। तो वो कहते हैं इसके, यानी एक इसका आता था रेड सी टू पर्शियन गल्फ, और फिर वो यहाँ गुजरात और मालाबार तक आता था। उसके बाद दूसरा इंडियन कोस्ट से इंडोनेशिया तक जाता था, और फिर साउथ ईस्ट एशिया से ईस्ट एशिया, यानी जो वॉवेज जो ट्रेड होता था दैट वाज इन सेगमेंट्स। तो नेसेसरली इंडियंस वर पार्ट ऑफ द सी बॉर्न ट्रेड, तो जिसको वो मार्क्स हिस्टोरियंस बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज हिस्टोरियंस इट वाज फ्लोरिशिंग इन दिस टाइम। अच्छा, फिर अगर आप उपेंद्र सिंह को, जो हमारे यहाँ एक बड़ी किताब अब सामने आ गई है एंशिएंट पीरियड या अर्ली मेडिवल पीरियड पे, तो उसमें वो बात करती है कि जो मतलब इंडिया का ट्रेड था मोस्टली इट वाज ईस्टवर्ड्स ओरिएंटेड, यानी डोमिनेटेड था ये टुवर्ड्स चाइना, और इसमें श्रीलंका के साथ था, और ईस्ट एशिया के साथ एक बड़ा एक हमारा ट्रेड हो रहा था इस पीरियड में भी। यानी जो ये ट्रेड था इट वाज मोस्टली ओरिएंटेड ईस्टवर्ड्स, यानी बहुत बड़ा एक ट्रेड का हमारा एक जिसमें सी बॉर्न था वो चाइना, ईस्ट एशिया, इसके साथ साथ हो रहा था। तो ये मतलब एक बात हो रही थी। अब आप करेंसी को देखिए, तो ये बिल्कुल एक हिस्टोरियन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन वो इसमें सामने लाते हैं कि दैट थ्री मेन पावर्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अगर आप उसमें देखोगे, पालाज और सेनाज जो बंगाल में थे, राष्ट्रकूताज थे, इसी तरह से उन्होंने कोई करेंसी दे डिड नॉट इशू एनी कॉइनेज, यानी कॉइनेज उन्हें स्ट्रक नहीं की। लेकिन अगर आप इसको भी देखोगे गुर्जरा प्रतिहाराज, तो उनकी जो कॉइनेज थी दैट वाज स्ट्रक, तो उसमें भी मतलब डाउटफुल वेयर स्टैंडर्ड और मेटलिक प्योरिटी, इस पे भी बात हो रही थी। तो इस बारे में वो बात करते हैं कि मेटलिक कॉइनेज की शॉर्टेज थी, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मसला था वो था कि एक फ्यूडलिज्म का इस पे ये असर था। तो इसमें दो तरह की, यानी काउरीज पे बात हो गई थी कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और उसके साथ साथ जो जॉन डेल, एस डेल, तो वो कहते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड में मनी की कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं थी। जो रिडक्शन ऑफ वो कॉइन टाइप्स, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन टाइप्स थी उसमें रिडक्शन की गई थी, या उनकी एस्थेटिक क्वालिटी में, जिस तरह से एक मतलब बनावट का एक मसला होता है। But as far as this volume of coins in circulation is concerned, अगर इसका हम इशू सामने लाए तो इसमें कोई खास फर्क इसमें नहीं आई थी। तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का एक पॉइंट था कि इसमें कॉइनेज की शॉर्टेज थी, इस पे भी मतलब एक बड़ा इसमें जो मतलब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ गया है। अब आप इसको एक और चीज देखिए, जो उपेंद्र सिंह है वो इसको लिखते हैं, यानी बाकी हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये जो अर्बन डीके था इसका साउथ पे, यानी साउथ पे कोई असर ही नहीं था। साउथ इंडिया वो इस हाइपोथेसिस में फिट ही नहीं करता और अर्बन डीके का। तो उसमें एक और बात है, मैं आपको ये समझाऊं कि जो मतलब आप रणबीर चक्रवर्ती को देखिए, उसमें ये लिखते हैं कि दैट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में हुई थी, तो वो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ था बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। जो आयरन टूल्स इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे उसका एक यहाँ पे एक्सपेंशन एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, और उससे वो पूरी एक अर्बनाइजेशन यहाँ पे, जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो वो लिखते हैं कि ये मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन यहाँ पे उस चीज को नहीं लाते हैं, यानी यहाँ पे उसको साइड जो उनका आर्गुमेंट सेकेंड अर्बनाइजेशन के जो कॉजेज वो बयान करते हैं, तो वो थर्ड अर्बनाइजेशन में भी फिट, यानी जो इस पीरियड में अर्बनाइजेशन हुई उसमें भी फिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता है, एक सरप्लस आता है, तो उससे क्यों नहीं अर्बनाइजेशन होगी। तो इसी वजह से हिस्टोरियंस का ध्यान इस पे हो गया, और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस रिजल्टेड इन थर्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यानी कि ये जो एक जिसको कि डिक्लाइन का पीरियड, अर्बन डिक्लाइन हो गया था पूरा, एक इसमें एक मतलब जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, जब मेटलिक करेंसी बंद हो गई, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हो गए,
फिर उसके बाद जो एक्सचेंज, रूरल अर्बन एक्सचेंज वो ख़त्म हो गया, तो ट्रेड सेंटर्स भी ख़त्म हो गए। तो ये मतलब ये जो अर्बनाइजेशन का डेक्लाइन वो ट्रेड की वजह से नहीं, बल्कि मतलब ये जो सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे इनकी वजह से हो गया था। लेकिन ये मतलब इसका काउंटर आर्गुमेंट यही है कि मतलब आप देखिए इस पीरियड में एक सरप्लस हमारे सामने आता है, बिकॉज देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो एक कॉज क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो सेंटर्स थे, अगर हमारे पास कुछ सेंटर्स थे, मिसाल के तौर पर वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुशीनगर, सरस्वती, कौशाम्बी, इनका डिक्लाइन हो गया। लेकिन फिर और भी बहुत से मतलब इसमें सेंटर्स थे जहाँ पे जैसे वाराणसी, पुराना किला, एट्सट्रा एट्सट्रा, जो कि फ्लोरिश इस पीरियड में भी मतलब वहाँ ट्रेड का होता रहा। अब आप इसमें देखिए जो इंडिया का ट्रेड है, यानी आप साउथ ईस्ट, साउथ ये जो मतलब वेस्ट एशिया को देखिए आप, बीच में इंडिया है और फिर साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है। तो इसमें जो केन चौधरी की सेगमेंटेड वॉयेज की वो जो बात करते हैं कि सिल्क, पोर्सलिन, सैंडलवुड, ब्लैक पेपर, फिर यहाँ हॉर्सेस, इसी तरह से कॉटन, एट्सट्रा एट्सट्रा मेटल्स, इनका एक एक्सचेंज होता था। तो इस वजह से कोई ट्रेड का कोई खास डिक्लाइन इसमें नहीं होता है। एक और बात जो इसमें समझने वाली है कि जो मतलब साउथ में वहाँ पे टेम्पल सेंटर मतलब एक अर्बनाइजेशन हो गई थी। मार्कस हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो टेम्पल अर्बनाइजेशन, जहाँ पे टेम्पल डेवलप हो गए, वो असल में डिक्लाइन हो गया था अर्बन सेंटर्स का, फिर वहाँ पे टेम्पल डेवलप हो गए और उसके साथ साथ वो जगह चलती रही। लेकिन यहाँ पे ये करते हैं कि मिसाल ये जो गंगा कोंडा, चोलापुरम एट्सेट्रा साउथ में, तो वहाँ पे ये अर्बनाइजेशन टेम्पल्स के साथ साथ हो गई थी। तो मेन जब आप देखोगे अर्बन और मॉनेटरी एनीमिया जिसको कहते हैं, कि अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन आ गया था और मतलब जो मनी, जो मेटलिक करेंसी है, उसका डिक्लाइन आ गया था। उसका मैंने बताया कि काउंटर आर्गुमेंट सामने आता है। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे कि इस पीरियड में एक्सपेंशन होता है एग्रीकल्चर का, जब एक्सपेंशन एग्रीकल्चर का होता है तो उसके साथ साथ फिर क्या हो गया कि सरप्लस आ गया। अब जब सरप्लस आ गया तो नेचुरली फिर क्राफ्ट्स की डेवलपमेंट में हो गई। तो वो मार्कस हिस्टोरियंस इसको कहते हैं कि ये मतलब कोई 1000 यानी 1000 एडी से इसका मतलब ट्रेड का रिवाइवल होता है। तो जो बाकी हिस्टोरियंस है वो इसको ऐसे मतलब काउंटर करते हैं। तो इसमें आप मतलब एक बड़े बड़े डिबेट्स हैं, लेकिन मेन इसका अर्बन डिक्लाइन है, फिर मतलब मॉनेटरी एनीमिया जिस पे हम बात कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर लैंड ग्रांट्स है, लैंड ग्रांट्स से वो कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हो गई। जो काउंटर आर्गुमेंट है कि कोई डिसमेंबरमेंट नहीं हो गई थी पॉलिटिकल पावर में, वो कहते हैं कि मतलब इससे एक रेवेन्यू कम हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब जो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के अगेंस्ट है, उनका कहना है कि कोई लैंड ग्रांट्स का कोई इकोनॉमी पे असर नहीं हो गया था, यानी इकोनॉमी पे एज सच कोई असर इसमें नहीं हुआ। तो कुछ ट्रेड सेंटर डिक्लाइन हो गए, लेकिन कुछ फ्लोरिश कर रहे थे, नए वजूद में आ गए, और साउथ पे इसका बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। इसी के साथ साथ मतलब करेंसी भी चल रही थी, फिर सी बॉर्न ट्रेड वो भी चल रहा था, और इरिगेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो ये ओवरऑल इसका, लेकिन ये मोस्टली इट रिवॉल्व्स अराउंड लैंड ग्रांट्स। जितना भी इस पे लिखा गया है वो सब इसी लैंड ग्रांट्स पे लिखा गया है। तो इस पे आप उपेंद्र सिंह को भी पढ़ सकते हो, रणबीर चक्रवर्ती को भी पढ़ सकते हो, आर एस शर्मा को भी आप पढ़े। फिर उसके बाद जो मतलब बाकी हिस्टोरियंस ने इस पे लिखा है उसको भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बड़ा इस पे डिटेल लिखा गया है। और साथ साथ अगर आपको एक मतलब इग्नो का मटेरियल आपके हाथ आए तो वो भी बड़ा इस पे एक मतलब बेहतर काम देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन उपेंद्र सिंह उठा दिया अपनी किताब में, वो है कि जब आप लैंड ग्रांट्स की बात करते हो तो वॉलंटरली जो किंग है वो कैसी अपनी अथॉरिटी को मतलब डाउनग्रेड करेगा, कि वो इस जमीन का किसी हिस्सा किसी को देगा, फिर उसके बाद उसको रेवेन्यू राइट्स देगा, फिर उसके बाद उसको जो जुडिशियल यानी पावर्स देगा। तो क्यों एक किंग वॉलंटरली अपनी एक अथॉरिटी डिग्रेड करेगा? तो बड़ा एक ज़बरदस्त उस पर इन्होंने लिखा है। तो इस पे हम आगे चल के अब हम राजपूत पे बात करेंगे। आज इसी पे इसको हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।